गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों को भौतिक विज्ञान का चैप्टर ये दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ कक्षा 12 की। इसमें हम लोग कुछ आवेश के बारे में चर्चा किए थे और आज उसके अगली कड़ी में देखते हैं आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इसमें आप देखेंगे जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनमें दोनों पर एक दूसरे पर एक साथ विपरीत परंतु समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों पर विपरीत परंतु समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एक कांच की छड़ को हालांकि कांच है नहीं, रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच धन आवेशित तथा रेशम ऋण आवेशित हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या होते हैं? इसमें आप देखेंगे मूल आवेश वह छोटे से छोटा आवेश होता है जो किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित होता है। फिर से देखिए, मूल आवेश वह छोटा से छोटा आवेश होता है जो किसी भी आवेशित कण पर स्थित हो सकता है। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। से प्रदर्शित किया जाता है। सन 1909 ईस्वी में मिलिकन ने प्रयोग द्वारा ज्ञात किया कि आवेश की यह न्यूनतम मात्रा E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। अर्थात E की वैल्यू कितना होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e, प्रोटॉन पर आवेश +e तथा अल्फा कण का आवेश अल्फा कण पर आवेश 2e। अल्फा कण पर आवेश 2e + 2e होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e, प्रोटॉन पर +e, अल्फा कण का आवेश +2e होता है। आगे हम देखेंगे कूलाम का नियम। हाँ, तो बच्चों हम देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम
कूलाम्ब सला, कूलाम्ब सला। यहाँ ओ होना चाहिए, ओ MBS, कूलाम्ब सला। देखिए कूलाम्ब का नियम, इसमें आवेश यही संबंधित होता है। कूलाम्ब का नियम आवेश से संबंधित होता है। इसमें समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वैद्युत आवेश जो समान प्रकृति की होती है, यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस, यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी एक दूसरे को दूर करेंगे, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आवेशित करते हैं, सारी आकर्षित करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि दो वैद्युत आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं या आकर्षित कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच क्या एक आपका बल, कोई बल है जो कार्य कर रहा है। और कौन सा बल है, तो इसका पता लगाने के लिए सन 1700 यानी 1785 ईस्वी में, 85 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम्ब ने, कूलाम्ब का नियम इसलिए कहा जाता है कि इसका प्रयोग, यानी जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम्ब, उनका नाम, उन्हीं के नाम पर इस नियम को कूलाम्ब का नियम कहा जाता है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सन 1785 ईस्वी में प्रयोग तत्वों के आधार पर दो आवेशों के बीच उन्होंने देखा कि एक बल है जो कार्य कर रहा है, और इस बल के बारे में उन्होंने अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने निष्कर्ष यह दिया कि दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है। ये पॉइंट A पर है और यह पॉइंट B पर है, और इनके बीच की दूरी R ले लिया। Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितना, एक स्मॉल r दूरी ले ली गई, और इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है उस बल को F मान लिया गया। तो इनका कूलाम्ब का नियम, इसके संबंध में उन्होंने यह नियम दिया कि यह जो बल है कार्य कर रहा है आकर्षण का और प्रतिकर्षण का। यह बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा यह बल जो है इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिएगा, एक बल है जो इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती है, इस सिंबल है, चिन्ह है, और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, विपरीत। तो इसलिए यह 1/r² हो गया। इस समीकरण 1 और 2 को अगर आप मिलाएंगे तो यह हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। जब इसको हम बराबर करेंगे तो एक समानुपाती नियतांक K मिल जाता है, Q1 Q2/r²। यही है आपका बल, भाई न्यूटन में हो जाएगा आपका, न्यूटन। Q1 है, Q2 मतलब यह आवेश है, यह इसकी मात्रा कूलाम्ब, और यह दूरी है मीटर² हो जाएगा, और यह समानुपाती नियतांक है जो आपका इनमें जो बल कार्य कर रहा था कूलाम्ब का,
अच्छा, अब ये देखेंगे आपने तो इस बल के बारे में देख लिया। और बल क्या था भाई? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें इस k की वैल्यू प्रयोग द्वारा इस k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त की गई। 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त की गई। यदि इसमें जो आपका F बराबर था Q1 Q2 अपान R², इसमें यदि हम Q1 बराबर 1 Q2 बराबर भी 1 ले लें और यह R की वैल्यू भी 1 मीटर ले लिया जाए, यानी 1 कूलाम आवेश और दूसरा भी 1 कूलाम आवेश ले लिया जाए, 1 कूलाम, और बीच की दूरी भी 1 ही हो जाए, तो इसमें आप F की वैल्यू बराबर K प्राप्त हो जाएगी। F की वैल्यू कितना मिलेगी? K प्राप्त हो जाएगी। अर्थात K बराबर यह जो समानुपाती नियतांक है यह इस बल के बराबर हो जाएगी, 9 × 10⁹ के बराबर हो जाएगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश की यदि परिभाषा देनी हो तो क्या देंगे? 1 कूलाम आवेश वह आवेश, यानी 1 कूलाम आवेश वह मात्रा होती है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे एक ही कूलाम आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से, बराबर आ रहा है बाबू, के बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। 1 कूलाम की डिफिनीशन थी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो अभी इसी पर चर्चा चल रही है, अभी कूलाम के नियम से संबंधित ही कैसे चल रही है। चलिए चलने दीजिए। अब इसमें हम आगे चलते हैं। यह जो अनुक्रमानुपाती नियतांक आपका है, क्रमानुपाती नियतांक के, इसको हम इसके पदों में भी लिख सकते हैं। इसका नाम है ε0, ε0, इसको ε0 कहते हैं, ε0 कहा जाता है। इनके पदों में भी लिखा जा सकता है। इस ε0 को निर्वात या वायु का वैद्युतशीलता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? निर्वात या वायु का, क्योंकि यह जो आवेश थे वह निर्वात या वायु में रखे गए थे। इनको निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। इनको निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। किसको? ε0 को वैद्युतशीलता कहते हैं। अर्थात K बराबर 1/4πε0 होता है। अर्थात यह होता है, देखिए K ही बराबर होता है ना 9 × 10⁹, ये होता है। यहाँ से हम यह भी कर सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट, अब इसके बाद आगे चलूँगा मैं। अब ε0 की वैल्यू बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये जो फार्मूला आपका बना था, यह बराबर K Q1 Q2 अपान R², इनको चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यह प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर K की जगह 1/4πε0, ये पिछली कक्षाओं में भी शायद आपको मिला रहा होगा, इंटू Q1 Q2/R², न्यूटन प्राप्त हो गया। अर्थात यह बराबर क्या मिला? 1/4πε0
एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसमें पूछ दिया जाए पाई भाई एक नियतांक है, एप्सिलॉन 0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं इसको, Q1 क्या है आवेश है, Q2 भी आवेश है, R क्या है इन आवेशों के बीच की दूरी है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। F बराबर इतना प्राप्त हो गया। अच्छा हाँ, इसकी चर्चा हम कह रहे थे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, यानी कि एप्सिलॉन 0 का मान आंकिक मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 10⁻12 होता है एप्सिलॉन की वैल्यू। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू इतना मिल गया 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है। अच्छा आगे देखेंगे कुछ केस है इसमें, चलिए यानी इन देखिएगा अभी इसके पहले जो दोनों आवेश थे Q1 और Q2 यह वायु या निर्वात में रखे गए थे। निर्वात मतलब वह स्थान जहाँ पर वायु नहीं होती है उस स्थान को निर्वात कहा जाता है, वैक्यूम स्पेस। अब इन आवेशों को अर्थात इन आवेशों के बीच किसी वैद्युत रोधी पदार्थ को रख दिया जाए। वैद्युत रोधी पदार्थ से मतलब कांच हो, तेली पदार्थ हो, मोम हो इत्यादि। यदि इनको रख दिया जाए तो उस केस में दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम एक देखिएगा भाई, जब ये निर्वात में रहेंगे तो इनके बीच लगने वाला बल कुछ और होगा। इनके बीच किसी वैद्युत रोधी पदार्थ को रख दिया जाए, ठीक है ना। कुचालक पदार्थ, कुचालक कुचालक सुचालक आप जानते होंगे। सुचालक एक तरह से कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाए, और कुचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह न हो। तो कुचालक को ही वैद्युत रोधी भी कहा जाता है। इनके बीच में रख देंगे तो इनके बीच लगने वाला बल का मान बदल जाएगा, और उसको हमने मान लिया कि यह हमारा Fm के बराबर हो गया। और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू यह के दूसरा के, वो वाला के नियतांक वाला नहीं है, दूसरा इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और इनके बीच की दूरी वही रखी गई है, आ रही है, आ रही है। तो अब इस केस में आपका समीकरण यह मिला Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। एक के जहाँ पर है बीमाहीन नियतांक, बीमाहीन नियतांक, बीमाहीन नियतांक। यदि हम इस समीकरण में अगले वाला समीकरण जो यह मिला था आपको मिला था, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसको यदि हम 1 कर लें और इस समीकरण को 2 कर लें, और इसके बाद समीकरण 2 में समीकरण 1 की भाग कर दें, तो आपको क्या मिलेगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण 1 की इस तरह से समीकरण 2 और 1 यह तो मिलेगा, और इस वाले में इसकी भाग दे लेंगे तो 1/k प्राप्त हो जाएगा, 1/k प्राप्त हो जाएगा, 1/k। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F/Fm बराबर k प्राप्त हो गया।
इस के के बारे में क्या बताया गया? यह बीमाहीन नियतांक है। बीमाहीन नियतांक यानी ऐसे पदार्थ को, कुचालक पदार्थों को, यानी यह जो कुचालक पदार्थ था इनके बीच रखा गया है, उसको क्या कहते हैं उसके बारे में जानिए। ऐसे कुचालक पदार्थ को परावैद्युत माध्यम कहते हैं। यानी इनके बीच जो कुचालक पदार्थ रखा गया था उसको क्या कहते हैं? परावैद्युत माध्यम कहा जाता है। कौन सा माध्यम? परावैद्युत माध्यम कहा जाता है। नियतांक के को, यानी यह नियतांक जो के है इसको परावैद्युत माध्यम की, यानी यह नियतांक जो है इसे परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। देखिए पुनः देखिए, इनके बीच जो कुचालक पदार्थ रखा गया था उन्हें परावैद्युत माध्यम कहते हैं, और यह जो बीमाहीन नियतांक के है इसको परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक। इसके पहले जो था यानी परावैद्युत माध्यम का, यह क्या हुआ? परावैद्युतांक कहते हैं इसको। और यह जो कुचालक पदार्थ रखे गए थे बीच में इनको परावैद्युत माध्यम कहते हैं। इस परावैद्युतांक को एक नाम और दिया जाता है, विशिष्ट परावैद्युतता। परावैद्युतता, विशिष्ट परावैद्युतता भी कहते हैं। अच्छा, आगे चलेंगे। ये आपने भाग दे लिया था, यहाँ पर रोकते हैं इसको। एक हम छोटी सी बात आपको पता है कि बता दें, परीक्षाओं में भी कंपटीशन में इसका योगदान होता है। चलिए, इसमें नंबर 1 नोट के तौर पर हो जाएगा। नंबर 1, वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। वायु अथवा निर्वात के लिए के की वैल्यू कितना? 1 होती है। यह के जो था आपका परावैद्युतांक वाला। जल के लिए इसका मान, जल के लिए इसका मान 81। कितना बाबू? 81 होता है जल के लिए। और धातु के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट, अनंत होती है। निर्वात अथवा वायु के लिए के की वैल्यू 1। जल के लिए के की वैल्यू कितना मिली? 81। और धातु के लिए के की वैल्यू कितना मिली? अनंत प्राप्त हुई। आप इस बात को याद रखेंगे। हाँ, यह जो आपका है एफ अपान एफ एम बराबर के, इसके बारे में विचार कर लेते हैं। ये के जो है किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है, तो इसकी परिभाषा बन जाएगी किसकी भाई? किस परावैद्युतांक की ये परिभाषा बनेगी। देखिए, एफ अपान एफ यम। एफ क्या है? निर्वात अथवा वायु में जब 2 आवेश को रखे थे तो उनके बीच बल था। और एफ एम क्या है? उसी आवेश को उतना ही दूरी पर किसी कुचालक माध्यम में रखने पर ये बल मिले आपको, तो इनके अनुपात को ये क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं।
अर्थात इसकी परिभाषा हो जाएगी किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा उतने ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यह जो समीकरण आपका Fm बराबर मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर मिला था ना। अब देखिए इसके स्थान पर, इनके स्थान पर हम एक ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, अर्थात एप्सिलॉन 0 के स्थान पर हम एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। इसका नाम एप्सिलॉन है और इसका नाम एप्सिलॉन 0। जब इसके स्थान पर एप्सिलॉन लिख सकते हैं तो यह Fm हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यह जो है एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन को माध्यम की वैद्युतशीलता कहा जाता है। और ये था आपका F और Fm के बारे में परावैद्युतांक की परिभाषा आपने जाना और इसका बीमित सूत्र आपका एप्सिलॉन 0 का निकाल लेंगे। एप्सिलॉन 0 का बीमित सूत्र इस तरह से मिल जाएगा भाई, यहाँ से निकालेंगे जब पक्षांतर कर लेंगे तो क्या मिलेगा भाई? यही Q1 Q2 अपान Fm भी आ जाएगा, यानी बल और इंटू यह दूरी का स्क्वायर, यानी यह आवेश देखिएगा ध्यान से, आवेश AT होता है, यह भी आवेश क्या हो गया? AT कैसे हो गया? आवेश यह मिला अपान MLT -2 और यह मीटर दूरी है L2 प्राप्त हो गया। अर्थात यह मिल जाएगा यम, एक ही यम है ऊपर करेंगे -1 और L, यह L -3 और T भाई, यह T और यह 2T है और यहाँ पर भी कितना है आपका 2T है। यह माइनस ऊपर जा कर के कितना हो जाएगा? T4 हो जाएगा और A कितना मिलेगा? A2 मिला। अर्थात M -1 L -3 T4 A2 यह प्राप्त हो गया बीमित सूत्र किसका? एप्सिलॉन 0 का। एप्सिलॉन 0 का बीमित सूत्र प्राप्त हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, शेष आगे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बाबू, पढ़ाई करते रहिए।